आज के समय में महाभारत का होना क्यों जरूरी लगता है आपको? गांधारी से अपने पट्टी नहीं बांध लिया था, सभी लोगों ने पट्टी बांध लिए थे। धृतराष्ट्र अंत थे, बट भीष्म तो नहीं थे, दुर्योधन तो नहीं थे, युधिष्ठिर तो नहीं थे, अर्जुन तो नहीं थे, कर्ण तो नहीं थे, कुंती तो नहीं थे, बट उन्होंने किसी ने भी देखा नहीं क्या हो रहा है। अगर गांधारी ने एक बार बहुत पहले पट्टी खोल लेते, उनके 100 बच्चों का डेथ हो रहा है, हो सकता है वो रोक सकते थे। हमारे टाइम है अपने आप को देखने का, गलत हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए। हिंदी की यात्रा को एक डांस फॉर्म में दिखाना, इन सबको कैसे आप सिंक्रोनाइज करती हैं? जब भी कोई कोरियोग्राफिक प्रेजेंटेशन करती हूँ, उससे पहले मैं इसको ड्रॉ करती हूँ मन में। मैं लगता है मैं पेंटिंग कर रही हूँ। मास लोगों के लिए जब स्केल बनाती हूँ तो उसका एक अलग ड्राइंग होता है। कम बट कॉम्पैक्ट कैसे हो सकता है। आर्टिस्टों को चुनने के लिए एक थर्ड आई की भी आवश्यकता पड़ती है, आप कैसे उसको करती हैं? लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोसेस होता था तो आर्टिस्ट बने हुए होते थे। आजकल जो मुझे आर्टिस्ट मिलता है ना, मतलब रूट्स ही नहीं है। मैं बिलीव करती हूँ तभी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। तो नया दिशा दिखाने के लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो ही जाता है। आफ्टर दैट जब सक्सेसफुल होता है तो बहुत लोग तारीफ करते हैं। नमस्कार। बात संस्कृति की, कलाओं की, और संस्कृति और कलाओं को जोड़कर जब बात करते हैं तो रंगमंच पर एक अलग चहक महक के मंजर तारी होने लगते हैं। और तभी हमें याद आती है कुछ ऐसे कलाकारों की, कुछ ऐसी शख्सियतों की, जिन्होंने रंगमंच पर लगातार अपनी यात्रा के दौरान कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं जिन प्रयोगों को लेकर हम अपनी संस्कृति का भी एक चेहरा बुनते हैं, देखते हैं, और फिर उन्हीं में से कुछ सीखें हमारे सामने लौटती हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज बातचीत में मौजूद हैं, सुश्री मैत्री बाहड़ी। मैत्री जी, आपका आज की इस बातचीत में, आज की इस कड़ी में हार्दिक स्वागत है। मैत्री जी, आपके लिए तो लगातार मैं देख रहा हूं कि लगभग 30 से भी ज्यादा बरस गुजर गए। लगातार आप हमारे भारत के रंगमंच पर तो लगातार अपनी दस्तकें देती ही रही, लेकिन मैं याद करता हूं कि भारत ही नहीं बल्कि भारत पार के मुल्कों में भी अब आपकी धमक को, आपकी आर्टों को बहुत गौर से देखा समझा जाता है। क्योंकि महाभारत पर केंद्रित इस समारोह का हिस्सा बनने आप आई हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया है और आपने कर्म चक्र की गाथा शीर्षक एक बड़ा थिएटर प्रोडक्शन आपने तैयार किया है। तो इस पर तो हम आएंगे, इस पर बातचीत करेंगे, महाभारत से आपके इंस्पिरेशन को लेकर बात करेंगे, लेकिन मैत्री की अपनी यात्रा भी बहुत अहमियत रखती है। और कहाँ से चले थे, फिर कहाँ से मंजिलों को पार करते करते यहाँ तक आए। तो सबसे पहले मैत्री जी, मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पहुंचने के पहले के जो आपके रास्ते हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और कैसे आप इस नृत्य के क्षेत्र में दाखिल हुई? नमस्कार जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मैं यहाँ आज आई हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत लंबा सफ़र लग रहा है मुझे अभी। अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ जी, मैं पश्चिम बंगाल का एक जिला है मिदनापुर, वहाँ के एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ। लोक छंदर तब भी वही था, आज भी उन्हीं को लेके मैं काम करती हूँ। बेसिकली मैंने काम शुरू किया था बचपन में। बंगाल में ना सभी लोग, सारे पेरेंट्स चाहते हैं जो उनके बच्चे नाच गाना कुछ भी सीखे, नई पेंटिंग सीखे। तो मैं डांस में रुचि रखा था और मैंने सीखा था। बट मेरे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं सोचा था जो ये मेरा एक कैरियर बन जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा था, बट मेरा एक सपना था जो मैं कुछ क्रिएट करूँगी। मैं कुछ एक सबको लेके चलने का मुझे बहुत एक मन था शुरू से ही। बचपन में भी जब मैं ऑर्गेनाइजेशन था तो एक पाड़े में जो होते हैं, जो थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उन लोगों के साथ मेरा एक छोटा सा ग्रुप था। मैं रात को, मुझे याद है रात को उनको पेरेंट्स को मैं ABCD भी सिखाती थी, मतलब अक्षर भी सिखाती थी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ से मेरा यात्रा शुरू है। दैट इज अ छोटनागपुर बेल्ट बोलते हैं, बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, जैसा ट्राइबल बेल्ट है। तो उनका जो आर्ट फॉर्म है उनके साथ मैं जुड़ी हुई थी बहुत पहले से, और वो थोड़ा सा डिफरेंट था। फिर मैं
दिल्ली आई आफ्टर ग्रेजुएशन। दिल्ली कथक केंद्र में मुझे चांस मिला। अ, उससे पहले मैंने बिरजू महाराज जी का वर्कशॉप कलकत्ता में करती थी। कानन सेन जी के पास मैंने सीखा है कथक। वहीं पर महाराज जी आते थे, तो महाराज जी को बोलने से मुझे एक बात, आज का दिन महाराज जी का अ, मतलब महाप्रयाण हुआ था, तो आज आज ही वही दिन है। तो आज पूरे फेसबुक में, इंटरनेट में आप लोग देखते होंगे जो आज के दिन महाराज जी। ये तो गुरु का आशीर्वाद भी मान के चलिए कि आप उनकी याद करते हुए आज यहाँ पर बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं आज उनके बारे में आज जो भी मैं हूँ उनके लिए ही हूँ, और उसके लिए मैं बोलने का हिम्मत रख सकता। हाँ हाँ, मैत्री जी देखिए, आपको ये जो इंस्पिरेशन है, बेसिक इंस्पिरेशन, जाहिर है कि आपको अपने घर से मिला, प्रोत्साहन भी मिला और आपने बंगाल की उस भूमि में जन्म लिया जहाँ पर कि खुद ही अपनी कलाओं की एक लंबी विरासत आती है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि इस तरह की जो गंभीर कलाएं हैं, गुरु शिष्य परंपरा से ही परवान चढ़ती हैं। और आपने बिरजू महाराज जी का नाम लिया, तो आप जो भी काम उसके बाद करती रही, चाहे सोलो परफॉर्मेंस, एकल नृत्य की बात हो, और उसके बाद चलकर आपने जिस तरह से कोरियोग्राफर के रूप में भी अपना रास्ता तय किया, अपनी शख्सियत गढ़ी, उसमें बिरजू महाराज जी के योगदान को आप क्या मानती है, कैसा मानती है? मैं मतलब महाराज जी एज अ डांसर नहीं, उनको तो मैं बोलूँगी मतलब हर चीज़ को मिला के जो एक रचना रचा जा सकता है, थ्रू म्यूज़िक, थ्रू पेंटिंग, थ्रू डांस, थ्रू सेट, लाइट्स, वो उन्हीं का काम देखने से पता चलता है। और मैं जब पहले कथक केंद्र में आई हूँ तो एकदम दूसरी दुनिया से आके पड़ा यहाँ पर। सब कुछ लग रहा था बाप रे ये क्या है, आश्चर्य लगता था, सब बहुत एक्साइटेड। एवरी इवनिंग में मैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम देखने जाती थी। महाराज जी के साथ तो है ही, अदरवाइज जो उस टाइम कोरियोग्राफी में काम कर रहे थे, जैसे भूमिका में नरेंद्र शर्मा जी, फिर चंद्रलेखा जी, उन लोगों का काम देख के मुझे लगता था जो नो, मुझे भी कुछ करना चाहिए जो लोग याद करेंगे। तो मेरा जो फॉर्म था मतलब फॉर्चुनेटली वो थोड़ा-सा डिफरेंट था, दिल्ली के लिए न्यू था। जी। एकदम वो रायबेंसे का एकदम एक मार्शल फॉर्म है बंगाल का। जी। वो एंड छोटनागपुर बेल्ट का जो ट्राइबल डांस है उनको लेके मैं काम करती थी, और वो यहाँ पर दिल्ली में भी मैंने शुरू किया था उन्हीं लोगों को लेके आके। एंड वो बहुत लोगों को पसंद आया, नया लगा, और उनको मिला के कथक के साथ कॉम्पोजिशन में कोरियोग्राफिक प्रेजेंटेशन करते थी। जी। एंड उसका पहला मेरा कंपोजिशन का म्यूजिक महाराज जी ने किए थे। वाह। एंड रायवेंसे का जो जो बोल है, उस बोल को महाराज जी ने क्लासिकल म्यूजिक में बांध दिए थे। वो तो आश्चर्य था जो कैसे कर सकते थे, और वो मेरा बहुत पॉपुलर हुआ। वही मेरा पहला ब्रेकअप था। जी जी, बहुत अच्छा। ये जो अभी आप बता रही थी कि महाराज जी ने किस तरह से एक बहुत ही रीजनल फॉर्म को क्लासिकल के साथ मिलाया और इस तरह से काम किया। दरअसल ये जो फ्यूजन है हमारे क्लासिकल में, ये लगातार चलता रहा कि जिस तरह से हमने अपनी बहुत ही रीजनल जो हमारे आर्ट फॉर्म हैं, और हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, तो हमारे पुराण के पूरी कथाओं और चरित्रों को लेकर और हमारे रीजन को मिलाकर हमारा जो क्लासिकल का पूरा फॉर्म डेवलप होता है। अब मुझे लगता है कि शायद वो आपके खुद के भी डायरेक्शन में, आपकी कोरियोग्राफी में जो चीजें सामने आई हैं, मुझे लगता है कि वो हमें हमेशा दिखाई देती हैं। और जब भी आप कुछ बड़ी इस तरह का कोई प्रोडक्शन तैयार करती हैं, उसमें ये दिखाई देता है। तो देखिए, गुरु से सीखी हुई चीजें कितनी मायने रखती हैं। आ, मैं मैत्री जी ये जानना चाहूंगा कि महाराज जी से आपने जो सीखा, फिर आपने अपने सोलो परफॉर्मेंस की, आपका पहला वो प्रोडक्शन बताइए ना जो खुद आपने कंसीव किया, खुद आपने प्रोड्यूस किया और उसको तैयार किया, पहली कोरियोग्राफी आपकी। मेरा पहली कोरियोग्राफी आई थिंक साधारण में, इट्स अ सिंपल गर्ल की जर्नी, अच्छा। जो एक ट्राइबल गर्ल सपना देखती है जो वो कभी बड़े मंच में परफॉर्म करेंगे, एंड बहुत बड़ा सपना उसके लिए वो था। तो वो मैं दोनों चीज के साथ फ्यूज किया था, ट्राइबल डांस फॉर्म्स एंड कथक।
म्यूज़िक भी थोड़ा-सा मिक्स ही था, क्लासिकल एंड ट्राइबल म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस था। तो वो ड्रीम एक नेम भी था साधारण में। तो वो मेरा पहला कम कोरियोग्राफी था दिल्ली में। हाँ। और एक जोधा बोल दोनों प्रोडक्शन सिंगल इवनिंग में था। जोधा जिसका म्यूज़िक महाराज जी ने किए थे एंड वो रायबीन से के ऊपर था। जी। वो फॉर्म बिल्कुल रायबीन से था बट म्यूज़िक क्लासिकल थे। इस तरह के जब थीमेटिक काम करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। एक होता है बिल्कुल नृत्य अपनी शुद्धता की कसौटी पर खड़ा होता है। एक होता है जब आप प्रयोग में उसको ढालते हैं, किसी थीम के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें कुछ परंपरा के साथ छेड़छाड़ भी करनी पड़ती है। अब ये बहस का मुद्दा अक्सर बनता रहता है कि जब प्रयोग और नवाचारों से हमारा नृत्य गुजरता है, तो उसमें कहीं न कहीं इसकी प्योरिटी आहत भी होती है। इस पूरे के पूरे प्रयोग और नवाचार को लेकर, इस इनोवेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं ये बोलूँगी जब कोरियोग्राफी में थोड़ा-सा लिबर्टी है, जो अगर मैं कोई क्लासिकल फॉर्म को यूज़ कर रही हूँ तो उसको कोरियोग्राफी जब मैं करती हूँ, जब कंटेम्पोरेरी कोरियोग्राफी हो, कोई भी कोरियोग्राफी हो तो थोड़ा बहुत लिबर्टी हमें होना चाहिए। बट एज़ अ कोरियोग्राफर, एज़ अ आर्टिस्ट हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उस लिबर्टी को कितना यूज़ करें। आगे अगर हमें उस फॉर्म के बारे में पता ही नहीं है, उस साहित्य के बारे में, हमारी रूट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो हमें वो खुल के दिखेगा ही नहीं। वो दिखेगा एक मतलब हौच-पौच स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन उसमें से ऑडियंस को आनंद नहीं मिलेगा। तो अगर हम ऑडियंस के लिए सोचते हैं जो उन वहाँ तक पहुँचना है, मुझे लगता है जो हमारा जो कल्चरल रूट्स है, जो परंपरा है, जो हमने सीखा है, वो बहुत ढंग से यूज़ करना चाहिए। और अगर हम इसको ढंग से यूज़ करें तभी मैं बिलीव करती हूँ तभी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। ऑडियंस को अच्छा लगेगा जब मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये बिलीव करती हूँ। जी, जी, करेक्ट। उसके लिए मेहनत करना चाहिए। ये नहीं है जो 2-4 फॉर्म मिला के एक प्रेज़ेंट करने से ही होगा। उसका जो रूट्स है उसको जानना और उसको किस तरह से बाँधना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ किसी के साथ बाँध नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कही नहीं कि आपने ये कि ब दोहरी चुनौती है, एक तो खुद की संतुष्टि है और दूसरी बात कम्युनिकेट होना। यदि मास के पास ले जा रहे हैं, उसके लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से कम्युनिकेशन भी आपका बहुत ही अच्छा बनना चाहिए। जब ये काम आप करने जाती हैं, तब आपके सामने एक और चैलेंज आता है, वो आता है कि आपको उतने काबिल स्किल्ड आपको सारे लोग मिले, आपके आर्टिस्ट मिले। क्योंकि जिस तरह से आपकी प्रस्तुतियों को हम देखते रहे, उसमें साउंड एंड लाइट का भी बड़ा एक महत्व बढ़ गया है। यानी कि टेक्निकली भी वो बहुत साउंड होना बहुत ज़रूरी है। ये सारा का सारा जो जब आप मिलाती हैं, जब काम करती हैं, तो ये आर्टिस्टों को चुनने के लिए भी एक एक थर्ड आई की भी आवश्यकता पड़ती है। आप कैसे उसको करती हैं और किस तरह से आपने ये सारी चीज़ों को साधा है? आर्टिस्ट का मैं बोलूँगी कि अभी से पहले जो था वहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेनिंग प्रोसेस होता था, तो आर्टिस्ट बने हुए होते थे। पहले जब आजकल जो मुझे आर्टिस्ट मिलता है ना, उनके सचमुच मतलब रूट्स ही नहीं है। अगर कोई एक फॉर्म सीखा है उन्होंने प्रॉपरली, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी चीज़ हम उनसे करा सकते हैं। लेकिन कोई 1-2 महीना सीख के अगर आके खड़े हो जाता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मुश्किल होता है, बट आजकल इसी तरह ही मिलता है। इससे पहले जो आर्टिस्ट मिलते थे, वो बिल्कुल सीखे हुए आते थे। आजकल वो ट्रेनिंग प्रोसेस शॉर्ट हो गया। जी, जी। मध्य प्रदेश से आपका एक बड़ा रचनात्मक रिश्ता हम लंबा देखते रहे हैं। 1 दशक से भी ज़्यादा बीत गया, जब मध्य प्रदेश के विशेष रूप से स्थापना दिवस समारोह और बहुत विशेष समारोह में आपने बहुत ही थीमेटिक प्रोडक्शन आपने तैयार किए हैं। मुझे याद आता है कि मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना और इस तरह की और भी योजनाएँ जो पहले हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लागू की गईं। एक बार तो चुनौती यही थी आपको कि आपको डांस फॉर्म में एक बड़े ग्रुप के साथ में इसको करना है। तो ये आपके लिए कैसा था? ये जब आपके पास ये पहुँचा, ये प्रस्ताव पहुँचा आपके पास, तो उसको आपने किस तरह लिया और बाद में कैसे डन किया उसको? इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ और उससे पहले मैं बोल रही हूँ मध्य प्रदेश से मेरा जुड़ाव बहुत पहले से है। इसमें पता मेरा पहला करियर का शुरुआत ही है मध्य प्रदेश से। वाह!
मतलब मेरे ख्याल से मैं 19-20 साल की होंगी तब। मेरा जो मिदनापुर का एक ग्रुप था, उसको लेके मैं भारत भवन में एक प्रेजेंटेशन किया था जी। फोक डांस फॉर्म को लेके। हाँ, तो वो मेरा पहला प्रोग्राम था मेरे ख्याल से, प्रोफेशनल प्रोग्राम। एंड मत कल पश्चिम बंगाल के बाहर, यहाँ दिल्ली में किया था। वो मुझे याद है, कपिल तिवारी जी तक थे एंड राहुल जी भी थे तब। तो वो मेरा पहला मुलाकात है मध्य प्रदेश कल्चर के साथ। वहीं से जर्नी शुरू हुआ अभी भी। तो आशीर्वाद ऐसा आपको मिला कि उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ते ही गया। जी, कंटिन्यू प्लीज। मैं बोलती हूँ जो मैं मध्य प्रदेश की, मैं अपने आप को गई। हाँ, नहीं, अब तो लोग मानने ही लगे हैं। मतलब जब आपका नाम जाता है तो लोग ये बिल्कुल ये समझते हैं कि मैत्री पहाड़ी तो बिल्कुल हमारी स्टेट की है। जी प्लीज कंटिन्यू, फिर वो कैसे हुआ आगे, सारी चीजें कैसी हुई? उसके बाद से फिर लोकरंग में राहुल जी ने मुझे बुलाए, लोकरंग में करने के लिए। उसमें भी बहुत बाधाएं आई। लोगों ने बोला जी इनको सब मिला के करने का क्या जरूरत है। वो एक अलग तरीका से होता था। हमने हर टाइम कोई चीज को कुछ नया दिशा दिखाने का कोशिश किया, तो नया दिशा दिखाने के लिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो ही जाता है। बट आफ्टर दैट जब सक्सेसफुल होता है तो बहुत लोग तारीफ करते हैं। लोगों के पास पहुंचना अच्छे चीज के लिए अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। हम तोड़ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ हम तोड़े, किसी भी तरह तोड़ के उसको बिखर ना जाए, उसको तोड़ के और अच्छे ढंग से कैसे हम प्रेज़ेंट कर सकते हैं, वो मैं एमपी में सीखा। हाँ, एक मैं आपकी प्रोडक्शन को याद करता हूँ। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन इसी भोपाल में हुआ था और मध्य प्रदेश होस्ट कर रहा था उसको। तब आपके पास में एक चुनौती थी कि आपको अ, अतः हिंदी कथा, यानी कि हिंदी की यात्रा जो है वो कैसे, कहाँ से शुरू हुई और फिर कहाँ तक आगे बढ़ते बढ़ते आई। ये हिंदी की यात्रा को एक डांस फॉर्म में दिखाना, एक कितने सारे मतलब 100+ आर्टिस्ट थे, मैं सोचता हूँ शायद उसमें। नहीं 100 नहीं, बहुत आई थिंक 600। ओ आई सी। देखिए 600 आज इन सबको लेकर, इन सबको कैसे आप सिंक्रोनाइज करती हैं, कैसे डिसिप्लिन में बांधती हैं, और वो क्या था आपके लिए, थोड़ा बताइए ना। ये तो हर बार का ही एक चुनौती होता है, मतलब शुरू से ही। बट हिंदी में जो कभी डांस में होगा, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था जो मैं कर पाऊंगी। बट जब धीरे-धीरे बनता गया, इतना सुंदर बन गया, मैं खुद ही मतलब यहाँ पर एक रिसर्च था। राहुल जी ने भी, उनका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, उन्होंने भी हेल्प किया काफ़ी, और वो कैसे बन गया। एंड इतना जब मैं देखती हूँ, रिकॉल करती हूँ, लगता है जो ये इससे बेटर हो नहीं सकता। हाँ हाँ। हिंदी को कैसे-कैसे उसके बाद हमने इसको मॉरिशस में विश्व हिंदी दिवस में भी किया, आईसीसीएन ने इसको प्रेज़ेंट किया था। जी जी, और मेरा सौभाग्य कि मैं उसका साक्षी था, आप थे ना? बल्कि मैं उसका उस एक्सपर्ट थे। जी जी जी। बहुत बट उसमें बहुत थोड़ा-सा चुनौती तो था। कैसे-कैसे पहला बोली, फिर उसके बाद डिफरेंट रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा था। कैसे संस्कृत, कैसे डिफरेंट बोली इन्वॉल्वड हुआ। धीरे-धीरे कैसे इसका डेवलप हुआ एंड आज की हिंदी में आए। तो एक जर्नी आ रही, इतना सुंदर जर्नी है। बाकी हमारे देश कितने धीरे-धीरे अपने आप को डेवलप किया है। हाँ, तो देखिए इन सारी यात्राओं से गुजरते गुजरते आप फिर वो आपका पड़ाव आया जब आपको मध्य प्रदेश ने एक बार फिर पुकारा महाभारत के इस उत्सव में। और महाभारत का ये जो उत्सव हुआ, इस उत्सव में पहला ही रंग का छींटा जो है वो आपकी प्रस्तुति से लगा, जिसका नाम था कर्म चक्र की गाथा। और कर्म चक्र की गाथा को जब मंचित करने की बात आई, तो आपने उस महाभारत की कथा को, बल्कि कथा के की भी जो पूर्वाभास है, महाभारत रचने के पहले भी इन पात्रों का इस सृष्टि में आना, ये सारी चीजों को लेकर जो आपने सोचा, तो बताइए कि ये थॉट प्रोसेस कैसी रही आपकी? तो कर्म चक्र में गाथा की जो स्टोरी है, वो महाभारत लिखने से पहले का स्टोरी है। वो जब राहुल जी हम लोगों को, पियालदा ने हम लोगों को एक्सप्लेन किया है, मुझे तो लग रहा था जो मतलब लोगों को समझ में आएगा। हम जो बोलने जा रहे हैं इतना आसान नहीं है, जो इतनी दूर से 2-4 डायलॉग और डिफरेंट फॉर्म से लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। बट जब पूरी स्टोरी खुलते गए, जब हम बना रहे थे, तो लगा था जो ना एक एक बहुत ही एक सुंदर तरीके से लोगों को हम समझा सकते हैं कि कैसे महाभारत बना।
महाभारत का कैरेक्टर कैसे बॉर्न हुए हैं उसके बारे में आसानी से हो पाया। बट ये जो एक भारत भवन का एम्बियंस था, लगता है मुझे इंडिया में तो और किसी जगह में नहीं है, और ये महाभारत भी इसी में ही होना था, ये लिखा था लगता है मुझे। जी जी, बहुत धन्यवाद मैत्री जी। दरअसल आपकी भूमिका, आप जैसे कलाकारों की भूमिका आज के समय में एक बड़े सांस्कृतिक और वैचारिक हस्तक्षेप के रूप में भी है, और जिस तरह से लगातार अपनी यात्रा में विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए आपने जो थीमेटिक अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, एक बड़ी कोरियोग्राफी को आपने संभव किया है, जिसमें महाभारत की कर्मचक्र की गाथा को भी हम एक जरूरी मानते हैं। हम उम्मीद करते हैं मैत्री जी की इसी तरह से मुसलसल आपकी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। आप हमारे दर्शकों को और बल्कि भारतीय संस्कृति को आपकी तरफ से एक महत्वपूर्ण योगदान हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि दरअसल कलाएं सिर्फ और सिर्फ कलाकार तक सीमित नहीं होती हैं। कलाओं का एक दूसरा दायित्व जो होता है वो जनता के बीच पहुंचना, उसको संस्कारित करना, उसको जागृत करना, और इस तरह से अपनी पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति में उसके होने को, उसके वजूद को भी सिद्ध करना होता है, साबित करना। कला तो हमारे लिए एक सेवा है। जी जी, हम एकदम साधक है जो कला के साथ के ऑडियंस तक उसको उस सेवा को ले जाए। जी जी। तो हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जहां से भी गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा। मैत्री पहाड़ी जैसी शख्सियतें ऐसा ही दरिया हुआ करती हैं, जहां से भी गुजरती हैं अपना रास्ता बना लेती हैं, और इसी रास्ते पर चलते चलते फिर एक हौसला उनके भीतर होता है आगे बढ़ने का, फिर कोई मंजिल फतह करने का। मैत्री जी, आप हमारी बातचीत में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।